हेलो बच्चों, पिछले भाग में हमने विराम चिन्ह के बारे में देखा था और इस विराम चिन्ह इस व्याकरण के भाग में पहला भाग हमने देखा था, जिनमें हमने अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, इन चिन्हों का प्रयोग या उपयोग देखा था। अब आगे देखिए कि और कौन से चिन्ह हैं जिन्हें हम वाक्यों में प्रयोग में लाते हैं। तो छठा जो भाग है या जो विराम चिन्ह है वह है कोष्ठक। कोष्ठक यानी जिसे अंग्रेजी में हम ब्रैकेट बोलते हैं। इसका प्रयोग पद अर्थात शब्द का अर्थ प्रकट करने हेतु, क्रमबोध और नाटक या एकांकी में अभिनय के भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण है निरंतर। निरंतर का अर्थ लगातार है, उसे हमने कोष्ठक में लिखा है। निरंतर लगातार व्यायाम करते रहने से देह का अर्थ होता है शरीर, और इस शरीर को हमने कोष्ठक में लिखा है। देह स्वस्थ रहता है। इस तरह जहाँ शब्दों का अर्थ प्रकट करना है या नाटक या एकांकी में अभिनय के भावों को व्यक्त करना है तो इस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। सातवां है निर्देशक चिन्ह। देखिए, निर्देशक चिन्ह यहाँ कोष्ठक में दिया हुआ है कि किस तरह यह चिन्ह दिखता है। इसका प्रयोग विषय विभाग संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे वाक्यों, वाक्यांशों अथवा पदों के मध्य विचार अथवा भावों को विशिष्ट रूप से व्यक्त करने हेतु दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे के बाद, उद्धरण के अंत में, लेखक के नाम के पूर्व और कथोपकथन में नाम के आगे किया जाता है। कथोपकथन यानी एक दूसरे से कहना, उस वक्त हम इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण है समस्त जीव जंतु। जीव जंतु यहाँ हमने निर्देशक चिन्ह दिया है, उसके आगे भी निर्देशक चिन्ह दिया है। घोड़ा, ऊंट, बैल, कोयल, चिड़िया सभी व्याकुल थे। दूसरा उदाहरण देखिए, तुम सो रहे हो, अच्छा सो। तीसरा उदाहरण है द्वारपाल। भगवान एक दुबला पतला ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। यानी यहाँ द्वारपाल कथोपकथन के भूमिका में है, इसीलिए यहाँ निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आगे का विराम चिन्ह देखिए, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह यानी जब किसी अन्य की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों रखा जाता है, तब वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके पूर्व अल्प विराम चिन्ह लगता है। जैसे कि यहाँ उद्धरण चिन्ह दिया है, यानी अगर किसी ने कुछ वाक्य कहा है, उस वाक्य को हमें जैसे कि तैसे दूसरों को बताना है या लिखना है, तो उससे पहले अल्प विराम का उपयोग होता है और बाद में वह वाक्य उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया है, नेताजी ने कहा था कि आगे अल्प विराम और बाद में उद्धरण चिन्ह दिया है, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, रामचरितमानस तुलसी का अमर काव्य ग्रंथ है। यहाँ दोनों प्रकार के उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया है, एक हरा उद्धरण चिन्ह और दो हरा उद्धरण चिन्ह। नौवां विराम चिन्ह का प्रकार है आदेश चिन्ह। किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय
क्रम व्यक्त करने से पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद है। उसके आगे आदेश चिन्ह। कौन से 5 भेद है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ये क्या है? सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद है और इसे क्रम से लिखने के लिए हमने क्या किया है? आदेश चिन्ह का प्रयोग किया है। 10वां है योजक चिन्ह। जैसे कि निर्देशक चिन्ह भी इसी तरह दिखता है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा होता है। समस्त किए हुए शब्दों में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह योजक चिन्ह कहलाता है। जैसे माता पिता, यानी अगर शब्द युग्म भी हमें जोड़ना हो तो यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दाल भात, सुख दुख, पाप पुण्य, इस तरह योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बाद में है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह यह मराठी के पूर्ण विराम की तरह दिखता है। जैसे कि यह कहाँ उपयोग में आता है? देखिए, किसी बड़े शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। जैसे कि कुछ शब्दों का शॉर्ट फॉर्म हमें अगर लिखना हो तो उस शब्द के आगे जो शून्य लगा दिया जाता है उसे लाघव चिन्ह कहा जाता है। जैसे उदाहरण दिया है, पंडित। पंडित यानी किसी बात का ज्ञानी, वह डॉक्टर, उसे पदवी दी जाती है। उस डॉक्टर को हमने डॉ लिखने के बाद लाघव चिन्ह देते हैं। उसी तरह प्रोफेसर, यह पूरा शब्द न लिखते हुए प्रो के आगे शून्य लगा देते हैं तो यह लाघव चिन्ह बन जाता है। तो इस तरह यहाँ हमने विराम चिन्हों के सारे प्रकार यहाँ हमने देखे हैं। आशा है सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।